हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्म एक्ट 2020, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। हम इस एक्ट को देखेंगे, तीनों एक्ट को देखेंगे। इसके अंदर जो तीन एक्ट्स हैं वो तीनों एक्ट्स को देखेंगे हम माइंड मैप के थ्रू, और उनसे सारे एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे, जो आप आंसर राइटिंग में आपका हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप देख के आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं फार्म एक्ट्स के बारे में, हम एक एक चीज़ को चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट चीज़ों को समझना अगर आपको है पूरे अच्छे तरीके से, तो पूरे वीडियो को आपको एक एक मिनट को लाइन बाय लाइन आपको चीज़ों को सुनना होगा और समझना होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म आप देख सकते हैं माइंड मैप बना हुआ है, तीनों एक्ट इसके अंदर में पूरा समाहित है। ये पूरे इस माइंड मैप के थ्रू ही आप चीज़ों को समझ सकते हैं पूरा, लेकिन हम पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाएंगे, फिर ये माइंड मैप आपके दिमाग में ऑटोमेटिक खुद जाएगा। पहला अगर हम बात करेंगे इन एक्ट के बारे में, तो हम पहले बात, ये तीन एक्ट है, ठीक है। अब इस एक्ट पे विवाद खड़ा होता है। इस एक्ट पे बोला जाता है कि ये एक्ट है जो हम बात करेंगे तो असंवैधानिक बोला गया, कि इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। हालांकि हम चेक करेंगे कि कैसे ये एक्ट है जो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इन चीज़ों को देखेंगे और किन बेस पे हम इनको असंवैधानिक ठहरा सकते हैं, अगर ऐसा मतलब, और ये असंवैधानिक है या नहीं, इन चीज़ों को प्रूव भी करेंगे यहाँ पे। ओके, तो हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करते हैं तो रुकिए मैं बता देता हूँ कुछ, सॉरी। चलिए देखिए, तो अगर हम इस एक्ट की अगर हम बात करते हैं कि इसका जो संवैधानिकता कैसे पता करेंगे, तो संवैधानिकता, कोई भी अगर एक्ट आए, कोई भी चीज़ अगर लॉ आता है, तो उसके स्वाधीन जो कहने का संवैधानिकता प्राप्त मतलब प्रूफ करने का दो तरीके होते हैं। एक उसके कंटेंट को देखा जाता है, एक उसके प्रोसीजर को देखा जाता है। उसके अंदर क्या कंटेंट है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, और उसका जो बनाने में जो प्रक्रिया प्रोसीजर है वो क्या है, इन दो चीज़ों को देखने के बाद ही हम कोई भी एक्ट को हम ठहरा सकते हैं कि ये एक्ट सही नहीं है या क्या है, ठीक है। तो अगर हम कंटेंट की बात करेंगे, तो कंटेंट में अगर हम इसको हम सिंपली तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम कंटेंट की अगर बात करेंगे, तो ये देखता है कि पहला बात कि फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल नंबर 13 है, जो बोलता है कि कोई भी लॉ है जो इस फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइट या मतलब इसके एक मतलब इस पे नहीं बना सकते। तो फंडामेंटल राइट 13 को मतलब ये वायलेशन करता है या नहीं करता है, तो इसके अंदर अगर कोई फंडामेंटल, अगर हम बात करेंगे कृषि एक्ट का या किसी कानून की अगर बात करेंगे फार्म एक्ट का, तो ये कोई भी ऐसा किसी का मौलिक अधिकार को छीन नहीं रहा, कोई भी किसी के फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन रहा है, तो इस बेस पे आप इसको अनकंडीशनल नहीं बोल सकते, ठीक है। अनकंडीशनल नहीं बोल सकते। सेकंड आपका आता है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है कि केशवानंद भारती जो केस था, उसके बाद ही ये बेसिक स्ट्रक्चर आया था। आपको याद होगा 1973 का केशवानंद भारती केस, मैंने इसका चर्चा किया ऑलरेडी। तो इसके बाद ही बेसिक स्ट्रक्चर आया था। और बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि संविधान का जो मूल ढांचा, और ये बेसिक स्ट्रक्चर कौन प्रूफ करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, वो सब सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो संविधान का जो ढांचा है, मूलभूत ढांचा है, तो इसके अंदर में एक पॉइंट आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो ये हुआ कि अगर कोई सेंट्रल और स्टेट का अपना अपना पावर है, उनके अपने अपने प्रोविजन, उनके अपने अपने सब्जेक्ट हैं, अगर उसके ऊपर अगर आप कुछ करते हैं, अगर सेंटर ऐसा काम करता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन आपको लग रहा है कि ऐसा इस फॉर्म एक्ट में हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसने बेसिक स्ट्रक्चर को भी कहीं कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया है। तो हम इसको इस आधार पे भी हम इसको अनकंडीशनल नहीं बोल सकते। थर्ड आपका आता है स्टेट लेजिस्लेटिव पावर। जो राज्य की विधायिक शक्तियां हैं, हम इनको अगर देखना चाहते हैं कि राज्य की अपनी विधायिका शक्तियां हैं, उनको देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा दो आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 246 एंड आर्टिकल नंबर 254। आर्टिकल नंबर 246 बोलता है कि स्टेट और केंद्र के पास अपने अपने पावर, इनके अपने अपने सब्जेक्ट हैं। जैसे कि आपको पता होगा यूनियन लिस्ट, अगर हम बात कर दें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीन तरह के लिस्ट की बात करी गई है। ये आर्टिकल 246 में बोला कि अगर यूनियन लिस्ट है तो यूनियन लिस्ट पे यूनियन लिस्ट कानून बनाएगा, केंद्र कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट है तो स्टेट कानून बनाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट दोनों कानून बनाएगा।
इन तरह की चीजें हैं कि अगर ऐसा अगर कोई भी ऐसे कानून अगर स्टेट लिस्ट वाला कानून बना रहता है यूनियन तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऐसा चीज बोला गया, ऐसा नहीं करना। लेकिन चीजों को आप लोग समझिए, अगर कोई भी स्टेट के लिस्ट के ऊपर अगर यूनियन ने कानून बना दिया, केंद्र सरकार ने बना दिया, और इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ, कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ, तो वो आर्टिकल 254 क्या कहता है भैया, सुप्रीम कोर्ट का ये आर्टिकल 254 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहने का मतलब प्रेफर करेगी वो केंद्र के मतलब जो केंद्र के पक्ष में करेगी, मतलब जो केंद्र जो कानून बनाए, मान लेते कोई ऐसा सब्जेक्ट है उस पर स्टेट भी बना दिया कानून और उस पर यूनियन भी कानून बना दिया, ठीक है, स्टेट भी बना दिया और यूनियन भी बना दिया। डिस्प्यूट तो पक्का होगा, कंफर्म डिस्प्यूट होगा, और जब डिस्प्यूट होगा तो यूनियन वाला माना जाएगा, उसको ही रियल माना जाएगा, उसको ही मतलब तो समझ लीजिए कि यहाँ पर केंद्र के पास ज्यादा पावर देने की बात की जाए आर्टिकल 254 के अंदर। कोई भी अगर कॉन्ट्रडिक्शन होता है पार्लियामेंट का तो हमेशा इसमें फेडरल सुपरमेसी की बात की, फेडरल सुपरमेसी, डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुपरमेसी को बोलते हैं कि जो फेडरल है उसी का इस पे सुप्रीम माना जाएगा, वही चीज को सुपरमेसी दिया जाएगा, ये बोलता है आर्टिकल 254। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर का, तो एक स्टेट के अंदर में क्या क्या आएगा, एक स्टेट लिस्ट पे बना सकता है, एक कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर बना सकता है। तो कृषि कानून की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 14, स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 14 कहता है कि स्टेट लिस्ट के अंदर तो कहने का मतलब स्टेट का पावर है, उसके अंदर है कि एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिजीज, ये समझ सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। चीजों को समझ रहे हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है और इस पे कानून कौन बनाया, सेंटर। कानून कौन बना दिया, सेंटर। तो विवाद तो होगा। अभी हम आगे आपको फिर बताने वाले हैं, पहले आप यहां तक समझिए कि अभी स्टेट लिस्ट सेंटर के अंदर में, अभी इतना ही समझिए, आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल एंट्री नंबर 26 स्टेट लिस्ट के अंदर में 26वां नंबर का एंट्री देखते हैं, उसमें लिखा है ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य। तो उसमें लिखा गया है, आप चीजों को पहले समझिए, उसमें ऐसे लिखा गया है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री नंबर 33 ऑफ द लिस्ट 3। अभी इसमें यह कहा गया है कि जो एंट्री नंबर 33 है कॉन्करेंट लिस्ट का, देख सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट है, जो समवर्ती सूची का एंट्री नंबर 33 है, उसको देखते हुए हम ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर स्टेट काम कर सकता है। उसके सब्जेक्ट टू प्रोविजन कह दिया, मतलब ये हुआ कि 33 से ऊपर नहीं जा सकते। 33 का जो 33 के अंदर जो भी चीजें लिखी गई है उसके ऊपर आप नहीं बना सकते हैं। तो कानून जब भी अगर आप देखते होंगे जितने भी आर्टिकल हमारे इसके अंदर में हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो दो चीजें लिखा रहता है, एक लिखा रहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन, मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा चीजों को, एक एक लाइन बाय लाइन चीजों को समझना है, तब आपकी चीजें क्लियर होगा। फिर हम आएंगे सारे एक्ट के ऊपर, परेशान नहीं होना है, ठीक है। एक लिखा रहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन। सब्जेक्ट टू प्रोविजन जहां भी लिखा रहेगा जिस आर्टिकल के आगे, मतलब ये रहेगा कि जो ये आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है वो किसी आर्टिकल के अंतर्गत है, उस आर्टिकल को सुपर मानेंगे, इस आर्टिकल को समझो कि एक तरह से हम उससे कम माने। सब्जेक्ट टू प्रोविजन जहां लिखा रहे, मतलब आर्टिकल कह रहा है कि एंट्री 33 को देख के ही, एंट्री 33 के अधीन रहते हुए आपको ये काम करना है। जो भी स्टेट काम करेगा ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर लॉ बनाएगा तो एंट्री नंबर 33 को देख के काम करेगा, ठीक है, चीजों को समझ रहे हैं। अब हम बात करेंगे 27 नंबर एंट्री, इसमें है कि जो भी उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, प्रोड्यूस है, जो सप्लाई आपूर्ति है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, गुड एंड सर्विसेज का, ये सब भी आएगा जो एंट्री नंबर 33 के अधीन रहते हुए काम आपको करना होगा। तो कुल मिला के 14 एग्रीकल्चर तो इसके अंदर में है, ये आप देख सकते 26 नंबर 27 नंबर, ठीक है। अगर यही हम बात करेंगे, अगर यही हम बात करेंगे तो आर्टिकल हम देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट का 33। तो कॉन्करेंट लिस्ट का जो 33 है भैया, वो कहता है ट्रेड एंड कॉमर्स पर कानून बना सकता है केंद्र, क्योंकि कॉन्करेंट का मतलब क्या हुआ कि समवर्ती सूची, उस पर केंद्र भी कानून बनाएगा, उस पर राज्य भी कानून बनाएगा। मतलब ये हुआ जो ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर केंद्र भी कानून बना सकता है। आप सोच सकते हैं कि अगर केंद्र कानून बना दिया और राज्य बोलेगा कि हम करेंगे, तो इसमें सुपर किसको माना जाएगा, केंद्र को। बात बराबर है। इसके अंदर जितने भी चीज आप देख सकते हो
तो ये हो गया बात कि अगर यहाँ पर ये चीज होगा कि अगर आप बोलिएगा कि नहीं स्टेट लिस्ट के ऊपर आपने कानून बना दिया है केंद्र, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्र ने बनाया है। तो केंद्र बोल रहा है कि हम एंट्री नंबर 33 को देखते हुए बनाए हैं। एंट्री नंबर 33 में जो लिखा हुआ है कि संवर्ती सूची के ऊपर हमने कानून बनाया है, तो संवर्ती सूची के ऊपर अगर कानून बना दिया सेंट्रल ने और स्टेट अगर चैलेंज करता है तो सेंट्रल का ही बात माना जाएगा, सेंट्रल को ही सुपरमेसी प्राप्त होगा। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो कानून बना इसके ऊपर भी आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ नहीं कर सकते हैं। आप इस एक्ट को, आपको समझ में यहाँ तक की बातें आ गई होगी। आप सारे चीजों को आप लोग ऊपर ध्यान से देखिएगा, आपकी चीजें आपके अंदर दिमाग में घुस गया। ठीक है, ये बात हुई कि ऐसा बोलेगा कि नहीं कृषि के ऊपर तो कानून राज्य बनाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसको 33 एंट्री नंबर 33 के अधीन रहते हुए बनाना, आर्टिकल नहीं, एंट्री नंबर 33 के अधीन रहते हुए बनाना है। ये सारी चीजें की बात इसमें की गई। ये तो वह कंटेंट कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, इसके ऊपर ये कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है कि इसको आप अनकंडीशनल बोल सकते हैं, असंवैधानिक बोल सकते हैं, नहीं कर सकते। कुल मिला के ये हो गया पास, ये हो गया मतलब ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया। अब सेकंड है प्रोसीजर। जो कोई भी लॉ का बनने का एक प्रोसीजर होता है, हर एक लॉ जो भी बनता है उसका एक प्रोसीजर होता है। तो बोला जा रहा है कि जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, इन चीजों को हम समझेंगे। तो इसके लिए हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं कि प्रोसीजर जो है, जो इसका जो बनाने का जो प्रक्रिया है उसके ऊपर ये सही से बना है नहीं, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को फॉलो सही से ढंग से किया है नहीं किया। पहले हम इस चीज को बताएंगे, फिर हम आर्टिकल मतलब हम लॉ के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो इस चीजों को समझना बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। पहला है मेजोरिटी। चीजों को समझना, मैं इनके सामने मैं बहुत सारा चीज लिखा हूं। मेजोरिटी, अब क्या हुआ कि इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि कोई भी अगर लॉ बनता है, कोई भी लॉ अगर पेश होता है लोकसभा राज्यसभा के अंदर, तो मेजोरिटी पे डिपेंड करता है कि मेजोरिटी से पास हुआ है कि नहीं पास हुआ। अगर लोकसभा के अंदर मेजोरिटी से पास हो जाए, राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी से पास हो जाए, तो वो लॉ ऑटोमेटिक क्लियर होगा ही, जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, हो जाएगा लॉ। तो मेजोरिटी को चेक किया था, कहीं ना ऐसा नहीं कि किस तरह सरकार ने कुछ ऐसा करके उसको पास करा दिया, तो मेजोरिटी चेक किया था। तो अगर हम बात करेंगे तो ये आपको पता है कि कोविड 19 के समय में ये पास हुआ, कोविड 19 के समय में पास हुआ। कैसे? तो ये सरकार ने, देखिए मैं इसको अच्छे से लिख दूं, इसको इधर से, तो आपको चीजें समझ में आएगा क्लियर रूप से। सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया। क्या किया जारी? ऑर्डिनेंस। सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कब जारी कर दिया? तो 20, अगर बात कर देंगे, सॉरी 5 जून 2020 को प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी किया, सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया। वो पता है जब संसद काम में नहीं रहती है तो ऑर्डिनेंस जारी किया, और इन तीनों लॉ, जो तीनों लॉ देख रहे हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन सा लॉ है, इन तीनों लॉ को पास कर दिया। अब ऑर्डिनेंस का क्या है भाई? ऑर्डिनेंस का मतलब यह है कि जो कोई भी ऑर्डिनेंस अगर जारी करता है, कोई भी ऑर्डिनेंस अगर जारी करता है, तो उसके अंदर चीजें हैं कि उसको 6 वीक के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर उसको आप कानून बनाइए। 6 वीक के अंदर उसको आप राज्यसभा और लोकसभा के अंदर से उसको पास करिए। तो अभी ऑर्डिनेंस है, एक सिंपल ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी किया गया, तो 6 वीक के अंदर इसको क्लियर करवाइए। ठीक है, तो 6 वीक के अंदर क्लियर करवाना है। तो इस 5 जून के बाद जो छठा 6 वीक के बाद जो संसदीय कार्यवाही स्टार्ट हुई, वो कार्यवाही स्टार्ट हुई आपको मानसून सत्र। कौन सा? मानसून सेशन। तो मानसून सेशन जब स्टार्ट हुआ, तो मानसून सेशन जब स्टार्ट होता है सितंबर के समय में, तो अगर हम बात करेंगे तो 14 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक चलना था। अब कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी की सरकार थी, उसको कहीं ना कहीं इस एक्ट को पास करवाना। अब ये एक्ट ऑलरेडी 5 जून को क्लियर पास हो चुका है, हर जगह मतलब इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब ऑर्डिनेंस को कानून बनाना है ना, अगर नहीं बनाएगा तो फिर कहीं ना कहीं उसके उस कानून के तहत बहुत सारी व्यवस्थाएं चेंज हुई। तो इस 14 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में इसको पास करना था। अब पास करना था, चलो लोकसभा में तो पास हो जाएगा, लोकसभा में मेजोरिटी है, लोकसभा में तो पास होना है। लोकसभा में एनडीए सरकार की बहुमत है, तो लोकसभा में पास हो गया। गया राज्यसभा के अंदर। अब ये राज्यसभा के अंदर गया, चीजों को समझिएगा। राज्यसभा के अंदर जाता है 20 सितंबर, मैं डेट यहां पर लिखता हूं, 20 सितंबर
2020 को। ये बहुत एक महत्वपूर्ण डेट है। 20 सितंबर को राज्यसभा के अंदर जाता है और वहां पर अब राज्यसभा के अंदर अभी उतना मेजोरिटी नहीं था। उसमें ऐसा कंडीशन चल रहा था कि 10-20 सीट को लेके, मतलब 10-20 वोट को लेके प्रॉब्लम हो रहा था क्रिएट। 10-20 वोट्स को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो अब क्या क्या आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर अभी 242 सीटें हैं, अभी मतलब 242 सीटें हैं, जिसमें 122 प्लस लाना पड़ेगा, तभी तो कुछ हो सकता है ना। 122 प्लस अगर आपको सपोर्ट कर रहा तभी पास होगा ये वाला एक्ट। अब जैसा कि आपको पता होगा कि इस तरह से इसके अंदर में बहुत हंगामा हुआ। लोग 110 ही लोग सपोर्ट, 105 110 लोग सपोर्ट कर रहे थे उस समय की बात करते हैं तो 105 110 लोग सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो ऐसा हुआ कि विपक्ष ने बोला कि इसको सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा, सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, ठीक है। सिलेक्ट कमेटी एक कमेटी होता है, वो कुछ अगर डिस्प्यूट होता है राज्यसभा के अंदर तो उन चीजों को देखता है, सिलेक्ट कमेटी के ऊपर भेजा जाए। लेकिन क्या हुआ कि सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा। जो रूलिंग पार्टी है, वो सिलेक्ट कमेटी के ऊपर नहीं भेजा। उन्होंने बोला चलो वोटिंग, फिर बोला कि चलो वोटिंग होगा। अब देखो वोटिंग भी नहीं हुआ। आप चीजों को समझो, सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा, वोटिंग नहीं हुआ। अब वोटिंग का क्या प्रक्रिया है, वोटिंग का एक कंडीशन है। कहा कि कोई भी अगर वोटिंग होगा, सरकार बोलती है जैसे कि इस फॉर्म बिल को अगर लोग बोलते हैं कि नहीं ये इस प्रॉपर तरीके से नहीं बना, कि वोटिंग आपने नहीं करवाया, तो सरकार क्या तर्क देती है समझिए। सरकार बोलती है कि अगर वोट होना होता है, जब भी वोट होता है तो कंडीशन इसका है कि हर सीट पर आदमी बैठा हो, हर सीट पे एक एमपी बैठा हो, हर सीट पर जितने सीट हैं उतने सीट पे एमपी बैठेंगे, और उसके बाद उसमें वहां पे अपना अपना वोट देने का वहां पे रहता लगा हुआ। अब कोरोना का समय चल रहा है, हर दूरी बैठा के बैठाया गया था उस समय, तो हर उतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं था, तो वो संभव नहीं था। हर सीट पे नहीं बैठे तो संभव तो था नहीं, तो इसलिए बोला कि संभव नहीं था, इसलिए हमने वोटिंग नहीं कराया। हमने क्या करवा दिया, वॉइस वोट। क्या करवा दिया इन्होंने करा दिया वॉइस वोट। वॉइस वोट करा दिया। वॉइस वोट में क्या होता है कि सभापति बैठे हैं, उपसभापति, अब वहां पर जितने भी मेंबर हैं वो अगर बोल दिए हाँ हाँ, उनको ऐसा उनको अपने मन से लगा सभापति को कि हाँ वो इतने सारे लोग सपोर्ट में ज्यादा लोग हैं, पास कर दिया। ये चीज हो गई। अब बोला कि भाई वॉइस वोट से इसको पास करा दे, मैं बोल दिया कि मेजोरिटी से हमने करा दिया पास। अब मेजोरिटी से पास किया या नहीं किया इस पे चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 122 कहता है, आर्टिकल नंबर 122 क्या कहता है कि सदन के अंदर कोई भी कार्यवाही हुआ है, संसद सदन के अंदर कोई भी अगर कार्यवाही हुआ है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपको तो पता होगा। तो फिर आप मेजोरिटी से पास करें, सरकार इसमें खेल जाए कुछ करे, अब तो कुछ नहीं कर सकते हो, बस पास हुआ तो पास हुआ। और ऐसे भी अगर पास नहीं होता, चलिए एक मान लेते हैं कि राज्यसभा से बिल पास नहीं होता, मान लेते हैं, चलिए वॉइस वोट नहीं होता, बिल पास नहीं होता, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन इनके पास था, रूलिंग पार्टी के पास, कर देता ज्वाइंट सेशन बुला देता। जो सभापति हैं राज्यसभा के वो कहते हैं ज्वाइंट सेशन की मांग कर रहे थे। ज्वाइंट सेशन पता है आर्टिकल 108। अब ज्वाइंट सेशन अगर करवाता है लोकसभा एंड राज्यसभा की, तो आपको पता होना चाहिए इसमें टोटल सीट अगर बात करते हैं तो 543 और 242, अब भी वर्तमान की प्रेजेंट की, तो टोटल 785 मेंबर होंगे। इसमें से 393 अगर ले लाता है सीट, ठीक है, अगर चीजों को समझना है आपको, 785 हम बात कर रहे हैं, 785 टोटल हुआ, इसका आधा आपका कितना होगा अगर आप देखते हो तो 393 होता है। आधा कितना होता है, 393 होता है। इतना इसके पास रहना चाहिए, ठीक, इतना इसके पास रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मात्र 393 सीट चाहिए, 393 वोट चाहिए इसको ज्वाइंट सेशन के अंदर भी पास करने के लिए। ज्वाइंट सेशन अगर होता तो 393 में आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के अंदर ही बीजेपी के पास, मतलब एनडीए के पास 353 था। अब एनडीए के पास 353 था केवल लोकसभा में, राज्यसभा की तो बात छोड़ ही दीजिए, तो ऑटोमेटिक पास होता। इसको कितना चाहिए था, इसको 50 और चाहिए था, तो राज्यसभा से 50 तो ऑटोमेटिक हो जाता। आपको पता अगर ये नहीं होता तो फिर भीप जारी किया था, तो भीप से भी लोग करते हैं काम। तो कुल मिला के कुछ भी करता सरकार तो पास करवा ही लेती, और आखिरकार पास तो करवा ही लिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह से प्रोसीजर है, उसी पे हुआ। कोई भी यहाँ पर कोई भी प्रोसीजर को यहाँ पे ऐसा नहीं कि नहीं फॉलो किया गया। तो कुल मिला के यहाँ से भी ये पास हो गया। यहाँ से भी आप कह सकते हैं
कि प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा नहीं सकते हैं। अब हम आएंगे अपने एक्ट के ऊपर और इन चीज़ों को समझेंगे ध्यान से, ठीक है। इन चीज़ों को हम ध्यान से समझेंगे। मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो आपके चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब जो ये एक्ट, पहला एक्ट का नाम क्या है वो आपको समझना है। पहला एक्ट क्या है? कृषि उत्पाद बाजार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसमें कहा कि पहले इसका अर्थ समझो कि जो भी फार्मर का प्रोड्यूस होगा, जो भी फार्मर का प्रोड्यूस होगा, अब फार्मर का प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया कि जो भी, अब देखिए इसमें फार्मर केवल वो फार्मर नहीं हुए जो फसल उपजाते हैं, इसमें फार्मर के अंदर सब आ जाएंगे, चाहे वो कोई क्रॉप उगा रहे हैं, चाहे कोई भी फ्रूट्स आ गया, ठीक है, वेजिटेबल्स वाले हो गए, ठीक है, चाहे वो फिशरीज वाले हो गए, ठीक है, चाहे वो मतलब बोल सकते एनिमल हस्बेंड्री वाला हो, मतलब ये सब सारे फार्मर प्रोड्यूस के अंदर में आएंगे। इसके अंदर ही बोला गया ये सारे फार्मर प्रोड्यूस के अंदर है, लेकिन हालांकि इसका विरोध कर रहे हैं क्रॉप वाले। तो मैं बताऊंगा क्यों विरोध हो रहा है, सब चीजें बताऊंगा आपको। तो ये चीजें हैं कि फार्मर प्रोड्यूस है उनका ट्रेड एंड कॉमर्स करना, इन सारे फार्मर प्रोड्यूस का ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स मत का मतलब आप लोग समझिए, वाणिज्य और व्यापार का मतलब आप समझिए क्या होता है। ट्रेड क्या होता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ से कोई सामान को आपने 10 रुपए में खरीदा, कहीं 5 में खरीदा, आप फिर आपने फिर इसको लोकल कहीं पे मतलब मान लेते हैं कि आपने सबसे जहां से बनता वहां से आपने 5 रुपए में खरीदा मान लेते हैं, फिर वहां से 5 रुपए में खरीदने के बाद कहीं आपने बड़े किसी मतलब एक छोटे से कहीं पे, मतलब कहने का मतलब कि बड़ा चीज मतलब कहीं पे और अपने आप आपने बेच दिया 10 रुपए में। फिर उसने इस पे कुछ आगे इसने इसने फिर थोड़ा उस लोकल मार्केट में गया वहां 15 रुपए में, फिर लोकल मार्केट से फिर उसके बाद जाके ठेला वाले के पास गया तो 20 रुपए। तो कुल मिला के ये 5 रुपए का सामान का देख सकते हैं 20 रुपए दाम आया। आप मतलब कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को, इसी को बोलते हैं ट्रेड करना, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग। और कॉमर्स क्या हो गया? तो कॉमर्स क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन तो लगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन लगा, यहाँ से आने जाने में, सामान लाने में, इसके अंदर जो भी बैग्स इस्तेमाल हुए, जो भी एक्टिविटीज हैं, पॉलिथीन इस्तेमाल हुआ, बैग्स इस्तेमाल हुआ, कुछ भी कम्युनिकेशन का जरिया हो, एनीथिंग जो भी चीज इस्तेमाल हुआ इन सारे चीजों में, वो कहलाता है कॉमर्स। तो फार्मर प्रोड्यूस के ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करना और फैसिलिटेट करना, मतलब प्रमोट मतलब उसको बढ़ाएं किस तरह से फार्मर प्रोड्यूस को, ये ट्रेडिंग सही से हो पाए और वो किस तरह से सुविधाजनक हो, इन चीजों को इस एक्ट में बताया गया है। इसका अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे, बस इसको अर्थ मैं समझा रहा था अभी, ठीक है। ठीक है, अब अर्थ समझ लिए, अब इसके प्रोविजन को समझेंगे, इसके अंदर में आखिरकार है क्या, इसके अंदर में आखिरकार है क्या, इस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसके मेन प्रोविजन को समझूंगा। तो मेन प्रोविजन को मैं मुझे समझाने से पहले मैं, देखिए अब यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे, अब हम इसको समझाने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा चीजें अच्छे से? हाँ, अब मैं इसको समझाने वाला हूँ, इसको आपको ध्यान से समझना है। इसके मेन प्रोविजन में क्या है, अगर हम बात करेंगे, बात की चीजों को पढ़ेंगे, पहला लिखा गया है ट्रेड एरिया अंडर आउटसाइड एपीएमसी। जो ट्रेड करेगा वो एपीएमसी से बाहर करेगा। ट्रेड कहाँ करेगा? एपीएमसी से बाहर करेगा। एपीएमसी क्या होता है? एपीएमसी का अगर फुल फॉर्म समझिएगा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, कृषि उत्पाद बाजार समिति। जहां पर कृषि के उत्पाद बिकते हैं, एक तरह का मंडी होता है, एक तरह का वो कमिटी होगा, एक तरह का वहां पर मंडी, एक तरह का मार्केट बना हुआ है, वहां पर किसान लोग अपना उत्पाद वहीं बेचते हैं, ये हुआ होता है एपीएमसी। एपीएमसी क्यों बना, इसको आपको ध्यान में होना चाहिए कि क्या कि शुरुआत के समय में अगर हम बात करेंगे, बहुत स्टार्टिंग के समय की अगर बात करेंगे, तो ऐसा प्रॉब्लम था, ऐसा प्रॉब्लम था कि किसान लोग मान लेते हैं कि खेती कर रहा है, अब किसान के पास कभी कभी मान लेते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम आएगा, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। तो क्या हुआ, उनके पास अगर जब पैसा नहीं होता था तो क्या करते थे कि वो कर्ज लेते थे साहूकार से। अब साहूकार से जब कर्ज लिया, अब मान लेते कुछ ऐसे क्लाइमेटीज आ गई कि अब मान लेते हैं कि बाढ़ आ गया, मान लेते हैं कि सुखाड़ आ गया, अब वो तो उसको फसल भी नहीं हुआ, उसको पे भी करना है। फसल मान लेते हुआ वो तो सही नहीं फसल हुआ, मान लेते फसल का कंडीशन खराब रहा, ठीक है। अब वो कोई भी हालात में मान लेते हैं कि मान लेते कोई हालात में वो पैसा नहीं दे पाया, बस इतना समझ लीजिए, उस घर में ऐसा कंडीशन आया ऐसा, तो क्या होता था
कि जो साहूकार थे वो जाते थे खेत के पास से गए, बोले कि तुम अपना ये जो ये सब तुम्हारा जो क्रॉप्स है उसको हमको बेच दो, कम पैसे में, जैसे मन वैसे मन उस दाम पे खरीद लेता था। अब देखो, जो जिसका दाम होना चाहिए 1000 रुपया, उसको अगर 200-300 में खरीदेगा तो ये तो कहीं ना कहीं किसान के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए एपीएमसी बना। एपीएमसी हुआ कि एक जो भी खरीद होगा, किसान जो भी अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो बेचेंगे, एक मंडी के अंदर बेचेंगे, एक यार्ड होगा, एक एपीएमसी होगा। एपीएमसी के अंदर जैसे बात करेंगे तो वेयर हाउस होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा, इसके अंदर ही चीजें बिकेगी। ये हो गया कि इसके अंदर ही चीजें बिकेगी, तो किसान को कहीं भी फालतू बीच लोगों के बीच में नहीं बेचना पड़ेगा। किसान जाके एपीएमसी में बेचेंगे, एपीएमसी बेचेंगे और एपीएमसी में वहां पर एमएसपी मिलेगा। इन तरह की चीजें। एमएसपी क्या होता है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एक, ठीक है, तो वहां समझ लीजिए चीजों को। तो ये चीजें आए कि इसलिए एपीएमसी का निर्माण हुआ कि जो किसान है उनको इतना प्रॉब्लम ना झेलना पड़े, इन जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए एपीएमसी हुआ। लेकिन इस एक्ट में क्या बोला जा रहा है कि ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी। ये हुआ कि किसान केवल एपीएमसी में ही क्यों बेचे, किसान अब बाहर ही बेच सकते हैं। किसान हुआ, किसान एपीएमसी से बाहर कहीं पर भी अपने सामान को बेच सकते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। क्या हुआ, एपीएमसी के बाहर बेचेंगे। चीजों को समझो कि क्या हुआ कि मान लेते हैं कि देखिए, आप मैं इसको समझाना चाहता हूं कि ट्रेडिंग ऑफ फार्म गुड आउटसाइड, अब पहले एपीएमसी में कर रहे थे, अब है कि एपीएमसी में नहीं करना है, अब बाहर कहीं भी बेच सकते हैं। ऐसा नहीं बोला गया कि एपीएमसी को खत्म कर देना, बोला गया कि एपीएमसी को छोड़ के बाहर भी बेच सकते हैं किसान, अब फ्री हैं, आउटसाइड बेच सकते हैं। हाँ, अब देखिए चीजों को समझना आप लोगों को। अब एपीएमसी के अंदर में क्या था, एपीएमसी के अंदर में क्या था कि एपीएमसी के अंदर अगर बेचते हैं तो आपको एमएसपी मिलता है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि इतना से कम पे एक प्राइस फिक्स होता है कि इतना से कम पर कोई चावल, मान लेते गेहूं है तो उसको चावल को नहीं खरीद सकते, इतना से कम पे उस किसान को पैसा मिलेगा, उतना फिक्स किसान को मिलना है। तो एपीएमसी के अंदर बेच रहे थे तो उसको उतना पैसा मिलेगा, ठीक, उसको उतना पैसा मिलेगा। अगर वही आउटसाइड बेच रहा है तो क्या होता है कि नो एमएसपी, एमएसपी नहीं मिलेगा, आउटसाइड बेचेगा। अब देखिए, अगर हम पंजाब की बात करेंगे, इसमें और भी चीजें बोला गया है कि आप बाहर में कहीं भी बेचिए। तो ये हुआ कि मान लेते हैं आपका मन है कि हमारा, जैसे कि आप देख सकते हो कि मान लेते हैं हमारा मन है कि हम एपीएमसी में ना बेच के मुझे कहीं पे और भी ज्यादा प्राइस मिल रहा है, तो हम उन चीजों को वहां पे बेच दें। ये भी हो सकता है कि हम उन चीजों को वहां पे बेच दें, तो इस तरह से भी चीजें हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि आपको मंडी पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। अब मंडी के अंदर क्या चीजें हैं, तो मंडी के अंदर क्या है कि कमीशन एजेंट होते हैं, वो एजेंट पैसा लेते हैं, टैक्स लगता है, बहुत सारी चीजें मंडी के अंदर कंडीशन है, ठीक है। एपीएमसी के अंदर ये है कि डिले होता है पेमेंट का। तो इन सारे चीजों से दूर करने के लिए तो थोड़ा सा एक फ्रीडम दिया गया, ऐसा कुछ नहीं, फ्रीडम दिया गया एपीएमसी को बनने के। एपीएमसी से बाहर भी कहीं भी बेच सकते हैं किसान अपना, ये चीजें प्रोविजन के अंदर में, इसके अंदर में दिया गया है। ओके, अब जैसे देखते हैं पंजाब की बात करेंगे, तो पंजाब में कोई किसान है वो राजस्थान, हरियाणा, यूपी बाहर ही बेच सकते हैं चीजों को। इसमें इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट की बात यह है कि बाहर अपने अपने ही राज्य में क्यों बेचेगा। मान लेते हैं कि हम ऐसा फसल उपजा रहे हैं जिसका डिमांड आगे अलग राज्य में है, अलग राज्य में ज्यादा डिमांड है, तो उन चीजों को वहां पे बेच सकते हैं, उनको हमको उससे ज्यादा दाम मिलेगा। एपीएमसी में जो हमको 1000 मिलता वही हमको 2000 मिल रहा है। मान लीजिए कोई फूल की खेती कर रहा है, फूल का मान लेते हैं कि उसके स्टेट के अंदर उतना वैल्यू नहीं है, मान लेते हैं अलग स्टेट में उस फूल का ज्यादा मांग है, तो वहां ही बेच सकता है। तो एपीएमसी के अंदर ही क्यों बेचेगा, वो अलग एपीएमसी में बेच सकता है, अलग स्टेट में बेच सकता है, अलग डिस्ट्रिक्ट में बेच सकता है, कहीं बेच सकता है। तो कहीं ना कहीं इस फार्मर को फायदा है। अब देखिए, अब क्या होगा, छोटे फार्मर का पता होना चाहिए। छोटे फार्मर अब एपीएमसी के अंदर जाते हैं, एपीएमसी में जाना, ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा, ये भाड़ा। अब थोड़ा सा उनके पास फसल है, क्रॉप है, और वो वहां पे एपीएमसी क्यों जाएंगे, तो बाहर ही बेचते हैं। आपको पता है बहुत सारे जगह भी बाहर बेचते भी हैं। अब क्या हुआ कि अगर आप अंदर में बेचेगा एपीएमसी के अंदर में, तो आपको एमएसपी चाहिए। एपीएमसी के अंदर बेचना है तो आपको एमएफसी मिलेगा, तो एमएसपी मिलेगा। तो बड़े बड़े फार्मर को आपको पता है, जब जो बड़े बड़े फार्मर होते हैं वो अंदर ही बेचते हैं, एपीएमसी के अंदर ही बेच रहे थे। जो भी बड़े बड़े किसान थे एपीएमसी के अंदर ही बेच रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अगर एपीएमसी के बाहर बेचेंगे, अब एपीएमसी के बाहर अगर वो बेचते हैं तो कोई प्राइवेट कंपनी को बेचेंगे मान लेते हैं। तो प्राइवेट कंपनी का क्या है भाई, प्राइवेट कंपनी का क्या है कि वो तो कोई भी उपाय लगाएंगे सामान को खरीदने के लिए। वो ऐसा कर देंगे, कम में खरीद के हाई में बेचेंगे। चीजों को इस तरह से क्रिएट कर देंगे चीजों को कि बहुत सारे वहां पे प्राइवेट मान लेते हैं फर्म है खरीदने वाले, तो एक फिक्स कर देंगे कि इतनी ज्यादा खरीदना ही नहीं है।
अब किसान अगर मान लेते हैं बेचने गया तो उसका उतना ज़्यादा दाम नहीं मिलता, तो ये भी कहीं ना कहीं एपीएमसी से बाहर बेचने का घाटा हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, फ्री मार्केट तो होगा ही। अब देखिए फ्री मार्केट में जैसे ही जाएंगे, एपीएमसी से बाहर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट का असर तो पड़ेगा। वहीं मार्केट में मान लेते हैं डिमांड नहीं उस फसल का, मार्केट में उस फसल का डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं है तो क्या होगा कि डिमांड नहीं है तो क्या होगा, लोग खरीदना ही कम करेंगे, दाम कम करना पड़ेगा हमारे फसल का। और एक तरफ से दाम कम, फसल का दाम कम मिल रहा है, और एक तरफ से जो हम उपजा रहे हैं उसमें हमको खर्चा ज्यादा हो रहा है। अब इस दोनों बीच में किसान दब जाएगा, गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं प्रदान करेगी, क्योंकि एमएसपी यहाँ पर गवर्नमेंट देगी नहीं, बाहर बेचेगा तो। इस तरह से इस चीज इसके अंदर में कि आउटसाइड में बेचने का क्या घाटा क्या फायदा होता है, आगे हम देखेंगे एपीएमसी के बारे में। इंटर स्टेट हो गया कि बाहर कहीं बेच सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या हुआ कि अब देखिए सब चीज ऑनलाइन हो गया, तो किसान अपना चीज ऑनलाइन क्यों नहीं बेचे, किसान भी अपना चीज ऑनलाइन बेचता, कोई बहुत फायदा होता, किसान भी बेचता बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर बेचता। मान लेते कोई एक ऐसा ऐप बन जाता, मान लेते कि इस हो सकता है ऐसा बने, एक ऐप बना रहता, उस पर किसान अपना कोई सामान बेचना होता, सब रजिस्टर्ड उसके अंदर में होते हैं, एक रजिस्टर्ड हो गया। अब मान लेते कि हमको बेचना है अपना ये चीज, हमको कुछ अलग, उसमें सब कुछ ऐसे कनेक्टेड होता, उसमें दिखाई देता कि चलो हाँ यहाँ पर ये सामान बिक रहा है, इतना रेट फिक्स होता है, उसमें सब रेट फिक्स रहते हैं, यहाँ पे इतना सामान ये बिक रहा है, हमें कोई खरीदना है, हम डायरेक्ट डीलिंग कर दिए फोन पे ही, तो ये भी चीजें सुविधा है कि अपने सामान को कहीं भी बेच सकते हैं। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होना चाहिए था, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, बाहर एपीएमसी के बाहर बेचेगा तो कोई भी टैक्स कोई भी सेस नहीं लगेगा, ये भी फायदा इसमें बोला गया। कोई भी तरह का टैक्स, जो एपीएमसी के अंदर बहुत सारे टैक्स लगते हैं वो टैक्स नहीं लगेगा, ये बोला गया इसके अंदर में, प्रोविजन के अंदर में। अब है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, मतलब कहीं भी अगर बाहर कोई बेचता है, मान लेते हैं बाहर बेचा है कुछ ऐसा, अब उसके ऊपर मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो, मान लेते हैं कि कोई हमने सामान, किसान कोई सामान को अपना किसी प्राइवेट फर्म को बेचा, सामान वो पैसा नहीं दे रहा है, तो इस तरह से अगर डिस्प्यूट होगा तो इसके लिए इसके अंदर है कि डिस्प्यूट अगर होगा तो एसडीएम है ये सब चीज देखेगा। एसडीएम जो है, जो एसडीएम रहेगा उस जगह का, वो देखेगा, एसडीएम का काम रहेगा कि पहले इसका क्या करे, कॉन्सिलेशन करे, मतलब पहले थोड़ा सा दोनों पार्टी में सुलह करा ले, सुलह जाए तो फिर एक स्टाम्प पैड पे लिखवा के क्लियर करा ले, अदरवाइज फिर तो एसडीएम को इसमें ज्यादा पावर दे दिया गया कि डिस्प्यूट को सेटलमेंट करेगा, मतलब बीच में कोर्ट फोर्ट नहीं है, कोर्ट में जाता था मामला फंस जाता था, कोर्ट नहीं आएगा, एसडीएम ही काम करेगा। एसडीएम के साथ और भी कुछ कुछ लोग रहेंगे, ये काम करेंगे। ये इसके अंदर प्रोविजन है कि एपीएमसी से बाहर सामान को बेच सकते हैं, टोटली रूप से समझिए, इस एक्ट का नाम ही इसलिए बोला गया एपीएमसी डायरेक्टली। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही। अब हम बताएंगे कि एपीएमसी का क्या फायदा है, एपीएमसी का क्या घाटा है, इसमें क्या सुधार हुए, सब चीजों को देखेंगे। एपीएमसी के बारे में समझें, क्योंकि एपीएमसी 12 मैंने बोला अभी। तो एपीएमसी का अगर बेनिफिट की बात करेंगे तो देखिए पहले क्या था, पहले सामान साहूकार आता था, सामान को कैसे भी खरीद लेता था, लेकिन एपीएमसी बनने से क्या हुआ कि इसमें एक ऑक्शन हॉल होता है, वहां पे बोली लगता है। ठीक है, एमएसपी के अंदर ही सामान को खरीदा जाता है, बहुत सारे दुकान होते हैं पूरे एपीएमसी मंडी के अंदर, उन दुकानों में जाके हम अपने सामान को बेच सकते हैं, ये चीजें हुई। उसके अंदर देखिए क्या होता है, एपीएमसी के अंदर कमीशन एजेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं हर किसान एक अपना कमीशन एजेंट, मतलब अड़हतिया उसको बोलते हैं, अड़हतिया, अड़हतिया। अब क्या होता है कि अड़हतिया रखे रहते हैं, हर किसान किसी न किसी से कांटेक्ट है कमीशन एजेंट से। अब कमीशन एजेंट से कांटेक्ट होने के क्या फायदे हैं कि सामान को तौलना है या पैकिंग करना, कुछ भी करना है, तो वहां पे सब अड़हतिया हेल्प कर देता है चीजें, तो अपना मंडी के अंदर गया, ट्रांसपोर्टेशन प्रोटेक्शन सब कुछ का प्रॉब्लम वहां पे दूर हो जाता है। कमीशन एजेंट एक रहता है फिक्स, पता चलता है कि इस तरह से बेचना है। अब उसमें कमीशन एजेंट को क्या मिलता है कि 2.5%, इसमें 2.5% कमीशन एजेंट रूप में लेता है कमीशन एजेंट। अब वहां पर जो सामान बिकता है उसका रिकॉर्डिंग होता है, रजिस्टर होता है, सबको करने का मतलब रिकॉर्ड किया था सब चीजों को, और सब कुछ बिकेगा तो किसके अंदर, एमएसपी के अंदर। एमएसपी से कम बेच भी नहीं सकते हो, अगर एमएसपी फिक्स है कि धान बिकेगा 1800 पे, तो 1800 से कम में खरीद भी नहीं सकते हो। ये था बेनिफिट एपीएमसी का। अब प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम क्या, आप प्रॉब्लम को समझिए। तो एपीएमसी का अगर प्रॉब्लम की अगर बात करेंगे, एपीएमसी का प्रॉब्लम की अगर बात करेंगे तो कास्केडिंग इफेक्ट, पहले हम देखेंगे कार्टल। कार्टल्स क्या हुआ कि इस तरह से एपीएमसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कार्टल्स बन गया। कार्टल्स क्या होगा कि कार्टल सिस्टम क्या हो गया कि कुछ कुछ लोग, अब एमपीएफ कुछ कुछ अड़हतिया जो लोग हैं, जो होलसेलर लोग हैं, वो सब एक गुट बना लिए। अब क्या हो, कोई सामान आया, उस सामान को इतना ज्यादा खरीद ही नहीं रहा, हम फिक्स कर दे कि इतना ज्यादा में कोई मत खरीदना। अब किसान को घाटा लग गया, उससे अलावा खरीदेगा नहीं, तो किसान को कहीं ना कहीं होकर भी देना पड़ेगा उस सामान को उतना। ठीक है, ये सारे कार्टल्स इफेक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एपीएमसी का। एपीएमसी के अंदर इन सारे लोगों ने कार्टल की व्यवस्था बना कर, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या है, कास्केडिंग इफेक्ट। मान लेते हैं कि मान लेते हैं जैसे कि आप कोई अगर मान लेते हैं कोई सामान आपको अगर 50 में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किसान से 6-7 रुपए में खरीदा गया होगा।
उसके ऊपर जितने भी हैं ये खरीदा, फिर लोकल मार्केट से गांव में गया, गांव से फिर ऐसे इस तरह से। तो कहीं ना कहीं कास्केडिंग इफेक्ट भी इफेक्ट करता है एपीएमसी के अंदर अगर हम बेचते हैं तो। अगर एपीएमसी से बाहर बेचेंगे लोग तो कोई भी लोग को खरीदना हो डायरेक्टली खरीद सकता है सामान, उसको कास्केडिंग इफेक्ट नहीं करना पड़ेगा, कार्टेल से मुक्त रहेगा, कहीं भी सामान किसान बेच सकता है। कोई भी प्राइवेट आदमी को बुला लिया, हम रोपे हैं सामान, आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 से 15% ये क्या है, तो 10 से 15% क्या है कि इसके अंदर अगर बेच रहे थे तो क्या था कि मार्केट फीस, मार्केट में गए तो कोई सामान बेचे तो मार्केट फीस 3% लग गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे तो रूरल चार्ज लगता था, रूरल चार्ज लगता था, रूरल डेवलपमेंट फीस लगता था इसके अंदर में, रूरल डेवलपमेंट फीस लगता था 3%। फिर देखते थे कि कमीशन एजेंट 2.5% ले लिया, ठीक है। और भी तरह के 10 से 15% कुछ करके, मतलब कहने का मतलब फार्मर को इतना सारा मतलब टैक्स आपको देना पड़ता था। 3 3 6 2 8 10 देख रहे हैं, 10 से 15% तक टैक्स चला जाता था। अब फार्मर 2000 का सामान बेचा, उस पर इतना उसको टैक्स ही पे करना पड़ गया, ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत था। अब बाहर बेचेगा कोई टैक्स वैक्स नहीं, डायरेक्ट बेच दिया, ये भी चीज हो सकता है। अब है पॉलिटिक्स। अब क्या है कि एपीएमसी के अंदर पॉलिटिक्स हो चुका है। एपीएमसी के अंदर नेता ही लोग ज्यादातर, जो भी इसके अंदर जो अड़हतिया इसे अगर बात करेंगे तो उसमें जो कहीं ना कहीं जो कमीशन एजेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से नेता के कुछ गिने चुने लोग होते हैं। मोनोपोली उनका है कि वही उसके अंदर में एक तरह से चला चला आ रहा है, वही सब कुछ देख रहे हैं, कोई और लोग इसके अंदर में नहीं एंट्री कर पा रहे हैं। तो एक मोनोपोली बन गया, उनका जो से मन होता है उस तरह से मार्केट को रन करवाते हैं। ये सारे एपीएमसी प्रॉब्लम्स है। रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने 2003 में एपीएमसी मॉडल किया कि इस एपीएमसी मॉडल को देख के आप लोग सब अपने अपने राज्य के अंदर कानून बनाइए। और लेकिन इस मॉडल को देखते हुए महाराष्ट्र ने बहुत सारा काम किया, महाराष्ट्र सरकार ने काम भी किया ऐसा। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या काम किया आप चीजों को समझिएगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक प्राइवेट मार्केट, क्यों समझिए, महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि प्राइवेट मार्केट बनाया। अब जिन लोगों को सामान बेचना है वो डायरेक्ट प्राइवेट मार्केट में गए, वहां पर सामान को बेच दिए, प्राइवेट मार्केट में बेच दे रहे थे। अब क्या हुआ कि सरकार ने और क्या किया, तो डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस होगा। अब प्राइवेट नहीं, डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस, ये एक तरह का लाइसेंस देता है डायरेक्ट मार्केट को। कोई मार्केट है उसको लाइसेंस दे दिया, करीब करीब 1100 मार्केटों को महाराष्ट्र डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस दे चुकी है। इसमें क्या हुआ कि हम लाइसेंस दे देंगे, अब उसके अंदर वो सामान को खरीद सकता है। तो एपीएमसी से बाहर ये सारे काम हो रहे हैं, प्राइवेट मार्केट के अंदर सामान बेच रहे हैं, डायरेक्ट मार्केट जो हमारा लाइसेंस प्रदान करके वहां पर भी लोग जाके सामान बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों को कहीं ना कहीं एक तरह से केवल एपीएमसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, वो अपने सामान को बाहर ही बेच सकते हैं। और ये सही चीज है, हेल्दी चीज है कि सामान को बाहर बेचेंगे। कुछ प्रॉब्लम भी है लेकिन हेल्दी चीज है कि सामान को बाहर बेचेंगे। अब बिहार की बात करेंगे तो बिहार में अगर हम बात करते हैं तो बिहार में एपीएमसी तो कब का एक तरह से समझिए कि खत्म हो चुका है, कब का खत्म हो चुका। बिहार में अगर हम बात करेंगे तो 2006 के समय की अगर बात करेंगे तो 2006 के समय में इसमें ऐसा कर दिया है कि बाहर भी सामान को बेच सकते हैं। और बाहर सामान बिकता भी है, बाहर सामान बिकता भी है, कहीं भी सामान बेच देते हैं बिहार के लोग, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बिहार में तो पहले से, महाराष्ट्र में पहले से, कर्नाटका भी कुछ व्यवस्था को फॉलो कर रही है, दिल्ली भी कुछ व्यवस्था को फॉलो कर रही है, फिर विरोध हो रहा है। विरोध में किसको दिक्कत हो रहा है आप समझ चुके होंगे कि जो कमीशन एजेंट जिनको बहुत प्रॉब्लम होगा, समझ सकते हैं कमीशन एजेंट को कुछ कमीशन ही नहीं मिलेगा, अगर बाहर लोग बेचेंगे तो यहाँ पे आएंगे नहीं। हालांकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो एक डाटा निकाला गया कि 48,000, ध्यान रखिएगा, 48,000 की अगर हम बात करेंगे तो 48,000 करोड़ का अगर हम बात करेंगे तो एपीएमसी के अंदर से कारोबार हुआ 48,000 करोड़ का। और वही अगर हम बात करेंगे 11,000 करोड़ का हुआ प्राइवेट और डायरेक्ट मार्केट से। सोच सकते हैं कि एक ऑप्शन मिला है किसानों को, एपीएमसी का इस्तेमाल कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन बाहर भी इस्तेमाल कर रहे हैं 1100 लोग, 11,000 करोड़ का हुआ इसका व्यापार, तो कहीं ना कहीं इस चीज का बाहर भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। तो ये भी कहीं ना कहीं फायदा तो है ना, बाहर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ऑप्शन बना है, एक ऑप्शन बना, कॉम्पिटेटिव मार्केट का तैयार, यहाँ पे मार्केट तैयार हो रहा है, ठीक है। अब बिहार के अंदर में क्या, बिहार के अंदर जब एपीएमसी में गया तो एमएसपी पे बेचना है। अब एमएसपी पे कोई सामान मान लेते बेचता, मान लेते हैं कि कोई का एमएसपी फिक्स किया है, मान लेते हैं कि 2,000 रुपया, चलिए मैं एक मान लेता हूँ कि 2,000 एमएसपी फिक्स किया। 1 क्विंटल चावल लेके गया कोई किसान या गेहूं लेके गया, कुछ भी एनीथिंग लेके गया। अब उसके अंदर क्या है कि पेमेंट का डिले है,
भाई टैक्स तो लगेगा 13% मान लेते हैं, टैक्स है 13% टैक्स लगेगा, 260 रुपये टैक्स लग गया। अब 1-2 महीने बाद पेमेंट, यहाँ पर शिकायत आया बिहार के अंदर बहुत सारा कि पेमेंट में डिले होता, अब पता चल रहा है कि 1-2 महीना 4 महीना बाद दे रहा है पैसा, 260 रुपया अलग से टैक्स भी लगा, 3-4 महीना बाद पेमेंट मिल रहा। अब इनके पास एक और ऑप्शन है, इनके पास एक और ऑप्शन है कि एक प्राइवेट लोग आया, बोला कि हम आपके चावल को खरीदेंगे 1700 में। आप बताइए किसान तुरंत चाहेगा कि 1700 हम बेच दें और तुरंत मेरे हाथ में पैसा आ जाए, कि उस रेट पे बेचना चाहेगा जहां पर ले जाओ, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, टैक्स दो, पेमेंट में डिले। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सही लगेगा कि एक ऑप्शन दिया गया है किसानों को कि एपीएमसी से बाहर भी आप सामानों को बेच सकते हैं। ये कोई बड़ा चीज, मतलब कहने का मतलब बेकार चीज नहीं है, ठीक है, कोई बेकार चीज नहीं है, समझ रहे हैं चीजों को। चलिए अब इस एक्ट का हम देखते हैं मेरिट क्या। मेरिट क्या है भाई, क्या फायदे हैं कि बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं, कोई भी आदमी से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगा। इंटर स्टेट हम अपने सामान को यहाँ से बाहर ही बेच सकते हैं, बेटर कंपटीशन क्रिएट होगा, इनोवेशन होगा। अब इसके अंदर में इस तरह की चीजें होंगे तो कहीं ना कहीं अगर ऑनलाइन मान लेते, ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग होगी तो कहीं ना कहीं ये इनोवेशन होगा, ठीक है। और जब हर चीज, हर उत्पाद, कोई भी उत्पाद हो, उसको अगर हम ऑनलाइन बेच सकते हैं तो कृषि उत्पाद को क्यों नहीं बेच सकते, क्यों नहीं आजाद है कृषि उत्पाद को बेचने। तो कृषि उत्पाद भी बिकेगा ऑनलाइन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा जहां पर सामान ऑनलाइन बिकेगा, लोग डायरेक्टली ऑर्डर कर पाएंगे, डायरेक्टली सामान को खरीदेंगे, 10 क्विंटल 20 क्विंटल जो भी खरीदना, यहाँ से किसानों को डायरेक्टली फायदा होगा। डिमेरिट क्या है, डिमेरिट यह है कि एपीएमसी खत्म हो सकती है, क्योंकि जब बाहर ऐसा चीजें हैं कि बाहर 0% टैक्स लगेगा, बाहर 0% कोई भी नो टैक्स लगेगा, नो स्टेट टैक्स लगेगा, तो एपीएमसी के अंदर अगर टैक्स लगेगा तो लोग बाहर ही में बेचेंगे ज्यादातर। अब जो लोग बाहर ही बेचेंगे तो एपीएमसी के ठप पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी है कि एपीएमसी खत्म हो सकता है। एपीएमसी खत्म हो तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा थोड़ा ये है कि एमएसपी नहीं मिल पाएगा लोगों को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है। बाहर फिर क्या होगा, बाहर भी जब तक के प्रॉपर कंडीशन चल रहा है तो सही सही है, लेकिन बाहर भी ज्यादा चीजें हो जाएगी तो बाहर भी कहीं ना कहीं एक तरह से एकाधिकार शामिल हो, कुछ कुछ लोग ही खरीद रहे हैं और उस सामान को एकदम दाम घटा घटा के खरीद रहे हैं। प्राइवेट लोग का क्या है, इस सामान को कम दाम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, मैंने पहले समझाया। जुडिशियल सपोर्ट, इसमें कोई कोर्ट को शामिल नहीं किया, इस एक्ट के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है इस चीज के अंदर, इसमें जुडिशियल को नहीं किया, इसके अंदर में एसडीएम के पास पावर दिया। और कहीं ना कहीं एसडीएम है जो कहीं कॉर्पोरेट्स के बहान मतलब हाथ में आके घूस लेके इस चीजों को फाइनल करवाने लगे। कहीं पे मान लेते ऐसा कुछ कंडीशन हुआ, किसान किसान का पैसा फंसा हुआ तो एसडीएम को घूस खिला दिया, काम हो गया एसडीएम ऐसा। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेटिव है, जुडिशियल के अगर सपोर्ट में नहीं रहेगा तो एजुकेटिव क्या है, सही से वर्क नहीं कर पाएगी। सरकार को जैसे मन हो, जिस तरह सरकार चला सकती है, सरकार को जैसे मन होगा उस तरह से एसडीएम को ऑर्डर देगी, उस तरह से एसडीएम काम करेगी। तो ये भी चीजें होनी चाहिए। नो रेगुलेशन, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई भी सामान खरीद सकता है। इसमें ऐसा है कि जिनके पास पैन कार्ड है ना, बस वो भी कोई भी सामान खरीद सकता है, इसमें कोई रेगुलेशन है ही नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। रजिस्ट्रेशन करवाइए, सबको रजिस्ट्रेशन बनाइए कि कौन सामान खरीदेगा नहीं खरीदेगा। न्यू ओलिगोपोली मत, वही मैंने बताया, एक अधिकार, कुछ कुछ अलग तंत्र से बोलते हैं, कुछ कुछ लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। प्राइवेट में जो 0% नहीं टैक्स लग रहा, तो कुछ लोग भी खरीदने वाले सामने हो जाएंगे, पता चला कि पैसा फंस जा रहा है, भाग जा रहे हैं लेके, इस तरह से कंडीशन हो सकता है। सॉल्यूशन क्या भैया, तो सॉल्यूशन यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड करिए एपीएमसी के लिए। मैं तो अगर अगर बाहर में 0% टैक्स लगा रहा है तो भाई एपीएमसी के अंदर भी टैक्स को हटा दीजिए, तब सही से एपीएमसी आ पाए। जुडिशियल इंटरवेंशन, इसके लिए आप एक ट्रिब्यूनल बनाइए, ट्रिब्यूनल मतलब पता होगा आपको, एक प्राधिकरण बनाइए कि सही से केस अगर हो तो देख पाए। थोड़ा सा जुडिशियल हस्तक्षेप भी इसमें होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस एचडी में सब कुछ कर रहा है। एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करिए, कौन सामान खरीदेगा उसका एक एक ब्यौरा होना चाहिए, कोई भी लोग खरीद के भाग नहीं जाए, इस तरह से कंडीशन नहीं आना चाहिए। तो ये सारा आपका मैंने बता दिया, ये था एक्ट नंबर 1। आपको डिटेल से देख, इसका पीडीएफ आप देख सकते हो, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप चीजों को देख सकते हो किस तरह सवाल लिखना है। तो आज के सेशन में हम यही करते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा ना तो चीजों को समझ नहीं पाइएगा। फिर क्या करेंगे हम सेकंड नंबर लेक्चर में, सेकंड नंबर लेक्चर में क्या करेंगे, हम दोनों वीडियो को देख लेंगे, दोनों लॉ को देख लेंगे, ठीक है। और फिर तीनों को रिलेट करके जो चीजें हैं मैं उनको बता दूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर करिएगा कहाँ पे मुझे और भी सुधार इसके अंदर लाने चाहिए। आप ये कमेंट जरूर करिए ये कहाँ पे सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले मैं अभी ये डाला हूँ, ये पहला मैं एक तरह समझिए कि मैं आपको डालता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगता है नहीं लगता है ये चीज़ मुझे ये जानना है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, उसमें दोनों लागू कर लेंगे। और फिर एक वीडियो आएगा जिसमें हम केवल बात करेंगे एमएसपी क्या होता है, एमएसपी को देखेंगे इस तरह से ही एकदम फ्लो चार्ट बना के
मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट वाला वीडियो में ये तीनों, ये जो हम देख रहे हैं इस सारे को देख लेंगे, ठीक है। ये सारे को देख सकते हो, सेकंड वाला बिल है, आप इसको देख के भी सब कुछ समझ सकते हो। सेकंड, फर्स्ट वाला बिल, सेकंड वाला बिल, आप इसको देख के भी आप लोग खुद कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको ऐप पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेशन को हम करते हैं समाप्त। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।